हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है जून 2026 के क्वेश्चंस। अब जैसा कि पता है आप लोगों को कि कल हमारी आंसर की रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें ना अब की बार जो ओडी एंड पीडी आए हैं, पीडी के अगर मैं बात छोड़ दूं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं, 4 क्वेश्चंस आए हैं। चारों के चारों क्वेश्चंस बहुत ईजी आए हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने ओडी पढ़ा है ना, तो चाहे मैं बोलूँगी थोड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आप कवर करके लेकर गए हो ना, तो भी आपका वो बिल्कुल आसानी से होने वाले क्वेश्चंस है सारे के सारे ओडी के। पीडी की बात मैं अभी नहीं कर रही। पीडी में हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कैलकुलेशन में बहुत टाइम ले गए होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो आपके जो इन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आए हैं वो 10 से 11 क्वेश्चंस आपको दिखने मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ 4 ओडी के हैं, बाकी सब पीडी के हैं। मतलब पीडी का आपकी बार बोलते हैं ना वेटेज थोड़ा ज्यादा था एग्जाम में। एंड मैं अगर कंपेयर करूं इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के दिसंबर 2025 वाले एग्जाम से, तो इन कंपैरिजन टू दिसंबर 2025 वाला एग्जाम, ये वाला जो पेपर है इसमें ओडी आसान आया है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। पहले कहता है S1 द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, आपके पास ये गिवन है, ठीक है। आपके पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास लीनियर तो नहीं है ना। ये आपके पास लीनियर तो नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन नॉन लीनियर है, ठीक है। या मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्डर की है लेकिन इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 2 है। तो आपके पास कहते हैं y@0 पे आपके पास हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन आर। क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा? दूसरे स्टेटमेंट में आपको एक ना रेक्टेंगल बना के दिया गया है और फिर आपसे कहता है कि भैया ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके पास क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या इस इंटरवल में। फिर तीसरे में आपसे कहता है कि आर के ऊपर फंक्शन क्या ये आपके लीनियर डिपेंडेंट होंगे क्या, इसमें इसके लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे क्या। अब आप ये तीनों चीजें देखोगे, इसने तीनों चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट से उठाई है। पहला उसने उठाया है कि सॉल्यूशन होगा क्या होगा, ये हम बेसिक में करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी, आप इसको देखते के साथ ही समझ जाओगे कि इसके पास कितने सॉल्यूशन वो रख सकता है, ठीक है। दूसरा आपका आईवीपी, जो दूसरी स्टेटमेंट है वो आईवीपी से रिलेटेड है। एंड तीसरी आपके रॉन्स्कियन की प्रॉपर्टी है। ये तीनों चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट से उठाई है लेकिन बहुत आसान उठाई है। मतलब आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। अब पहला क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, कहता है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या आर में। अब मेरे को एक बात पता है, यहाँ से क्या बात पता है कि भैया मेरा कोई भी इसका सॉल्यूशन होएगा। मान लो इसका सॉल्यूशन कोई भी है आपके पास, मान लीजिए इसका y एक सॉल्यूशन है। y अगर आपने सॉल्यूशन मान लिया तो पक्का वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पक्का वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। अभी मैं अगर इसको देखूं, जैसे मुझे जो गिवन है, मैं आप बात करूं यहाँ पे, मुझे जो गिवन है वो मुझे गिवन है 2y डैश का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में 7y² प्लस में 10 इक्वल टू में 0। एंड आपको गिवन है कंडीशन y@0 पे 1। ये आपको कंडीशन गिवन है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मान लो y इसका सॉल्यूशन भी है, हमने मान लिया कि y इसका सॉल्यूशन भी है, तो पक्का वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपके पास, आपको पता है कि y डैश का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। आपको पता है y² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब 2y डैश का स्क्वायर प्लस में 7y² प्लस में 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आना चाहिए, है ना। मतलब हर एक सॉल्यूशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके तो निकलेगा ही, क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब हमने मान लिया था कि y अगर इसका सॉल्यूशन है तो पक्का y वो ये प्रॉपर्टी रखेगा, है ना। यहाँ पे अगर y इसका सॉल्यूशन होगा तो ये आपका हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा 10 या 10 से बड़ी रहेगी, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, आपको कंडीशन क्या गिवन है कि y@0 पे 1। आपको एक एग्जाम्पल करवाया गया था ये वाला, अगर आप समझो तो इसको, ठीक है। और आप ना यहाँ पे ऐसा बोलते थे कि भाई ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे आपको ये चीज पता है कि ऑलवेज dy/dx इज ऑलवेज, इसका मॉडुलस है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब ये वाला जो है ये ऑलवेज आपके पास क्या होना चाहिए, राइट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो हमेशा मेरी 1 या 1 से बड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड तो 0 है। यही कारण की वजह से इसके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपके पास आई है, सेम। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, ये आपके पास 2y डैश का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 10 है ही, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी ऑलवेज 10 से बड़ी रहेगी।
लेकिन यहाँ पे तो आपका इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये आपके पास चाहे यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो कुछ भी ना हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो इसने चीज दे दी ना कि भैया आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका क्या है, वो आपका 10 या 10 से बड़ा है, लेकिन राइट हैंड साइड तो आपकी 0 दे दी, तो कभी भी वो इक्वल तो नहीं हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पे आप सीधा बोलोगे कि इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने बोला है यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए मेरी S1 स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अगर मैं अपने सेकंड पे चलूं, आपको सीधा 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 आईवीपी दिया हुआ है उठा के, ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको आईवीपी प्रॉब्लम दी हुई है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से किया हुआ है, थोड़ा भी अगर आपको रेक्टेंगल के बारे में जानकारी, आपको ये पता है कि किस तरीके से इंटरवल बनाया जाता है कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी मिलती है, अगर आपको पता है आप इसको आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको गिवन है y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, है ना। मैं दूसरे क्वेश्चन पे दूसरे स्टेटमेंट पे चल रही हूँ। आपको गिवन है y डैश इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में y की पावर 4, है ना। अब आपको ये गिवन है, साथ में आपको कंडीशन गिवन है y एट 1 पे 2, ठीक है। और आपको देखो यहाँ पे रेक्टेंगल खुद से बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसने रेक्टेंगल खुद से बनाकर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मॉडुलस x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड y माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये इसने रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपका x माइनस 1 है वो -1 से 1 के बीच में है, तो आपका x 0 से 2 के बीच में होगा। अगर आपका y माइनस 2 से 2 के बीच में है, तो आपका y 0 से 4 के बीच में होगा। मतलब जो आपका रेक्टेंगल बनना है, एज अ सेंटर मानकर आपको 1 और 2 को एज अ सेंटर मानकर 1 और ये मान लीजिए आपका 2 है, इसको सेंटर मानकर जब आप अपना रेक्टेंगल बनाओगे तो y तो आपका 1 से 4 जाएगा, 0 से 4 जाएगा, तो ये आपका 0 है और ये आपका कहीं 4 है, ठीक है। और x भी आपका 0 से 2 जाएगा, तो मतलब आपका कुछ रेक्टेंगल ये बनेगा, आप देख सकते हो। हमें रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि आपको ये इस तरीके का रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, कहता है कि इस रेक्टेंगल के अंदर क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा इस इंटरवल में। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमें इंटरवल निकालना होता है तो हम सीधा वहां से ये निकालते हैं h, जो कि मिनिमम होता है a और b बाय m का। अब एक्चुअल में a क्या है और b क्या है, a आपके पास होता है जो रेक्टेंगल वो बना कर देता है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, और y माइनस वाई नोट इज लेस देन इक्वल टू b। तो ये जो आपके पास a और b रहते हैं, जिससे आपका x माइनस एक्स नोट बाउंड रहता है, ठीक है, जिससे आपका y माइनस वाई नोट बाउंड रहता है, वो आपके पास क्या होते हैं, a और b होते हैं। तो यहाँ पे मुझे सीधा सीधा a और b गिवन है, देखो मुझे अलग से निकालना भी नहीं है। ये मेरा a गिवन है, ये मेरा b गिवन है, मुझे चाहिए सिर्फ m। m क्या होता है, m क्या होता है, m आपके पास होता है सुप्रीमम ऑफ, आपके पास किसका सुप्रीमम, f ऑफ एक्स वाई का सुप्रीमम, किस में, जब आपका x आपके गिवन डोमेन में आएगा, तो ये आपको सुप्रीमम चाहिए, सुप्रीमम भी मिल जाएगा। लेकिन ये बात आती है कि ये h एक्चुअल में होता क्या है, ये वो h होता है जिससे आप इंटरवल निकालते हो। क्या होता है, वो आपके पास होता है x माइनस एक्स नोट इज लेस देन इक्वल टू h, ठीक है। ये h अगर मेरे हाथ लग गया, अब जनरली यहाँ पे हम इक्वल साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने इक्वल ले लिया तो h जहां पे आ रहा है, ठीक है, या मतलब ये जिससे बाउंड हो रहा है, उन एंड पॉइंट्स पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जनरली ओपन इंटरवल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, हमें ये h पता चल जाए तो बात बन जाए, हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे h कैसे निकालोगे, h निकालोगे मिनिमम ऑफ, a क्या है, a आपका 1 है, b क्या है, b आपका 2 था, और बात आती है ये m क्या होगा, तो m क्या होगा उसके लिए हम निकालेंगे सुप्रीमम। f ऑफ एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में y की पावर 4। सुप्रीमम किस में निकालना है, जो आपकी गिवन डोमेन, या मैं बोलूं जो रेक्टेंगल था उसमें। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 2 थी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर। y की मैक्सिमम वैल्यू 4 थी, तो यहाँ पे 4 की पावर 4 हो जाएगी, 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256, तो ये आपके पास कितना आ गया, 260, है ना। तो ये आपको m भी मिल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको m निकाला आपने, आपको यहाँ पे ये m रखना है बस। अब इसमें से आप मिनिमम निकाल लो, किसका, 1 का और 2 बाय 260, यानी मिनिमम ऑफ 1 एंड 1 बाय 130 क्या आएगा, अरे भैया 130,
तो इंटरवल ये नहीं बन जाएगा क्या? अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे आपका एक्स नोट क्या था वो रखना है बस आपको। क्या था एक्स नोट? 1 था, रख दो यहाँ पे। तो एक्स माइनस 1 इज लेस देन 130, यानी आपका एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 130, लेस देन 130। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो 131/130, यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 1 अपॉन में 130 होएगा, दैट इज 129/130। तो यहाँ पे लिख दो, इंटरवल ये आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? इंटरवल ये आ गया। इंटरवल ये आ गया तो बिल्कुल इसने जो बोला है वो यूनिक सॉल्यूशन है, तो S2 मेरी स्टेटमेंट करेक्ट है। बात चलते हैं तीसरे पे। अरे भाई, ये कितनी बार एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम करवाया है, ठीक है। कहता है ऑन आर, आपके पास ये फंक्शन जो है, कहता है एक्स क्यूब, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, देखिएगा। कहता है एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू में मॉडुलस एक्स, क्या आपके लीनियर डिपेंडेंट होंगे क्या इसके? अब यहाँ पे आप एक बात देखो, हम जब लीनियर डिपेंडेंट चेक करते हैं, इसने पूरे आर पे हमसे पूछा है ना। तो पूरे आर के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास एक मान लो कि पूरे आर के लिए आपको काम करना है, या तो आप इसका ग्राफ बनाकर देख लो, नहीं बनाना कोई इशू नहीं है, ग्राफ मत बनाओ, आप यहाँ पे इसको बाय रोन्सकियन चेक कर लो, ठीक है। रोन्सकियन भी चेक नहीं करना, लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट हम सीधी लीनियर कॉम्बिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। हमें निकालना है इसके लिए, है ना। हमें निकालना है इसके लिए, क्या करोगे? दो तरीके हैं। पहले आप लोगे, मान लीजिए आपका एक्स लेस देन 0 है, उस केस में आपका ये जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगा दी है जी, ठीक है। ये आपने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी है, तो आपके पास ये बनेगा। अब x अगर आपका लेस देन 0 है, उस केस में आपको ये दो सॉल्यूशन मिले। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट चेक करने का तरीका क्या होता है, आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन उठा के आप 0 के इक्वल पुट करोगे। अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन में जो C1 और C2 आ रहे हैं, अगर वो दोनों के दोनों 0 होंगे तो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर उनमें ऐसा हुआ कि भाई नॉन 0 आ गया, कम से कम एक, तो आप क्या बोलते हो कि वो आपका लीनियर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे C1, अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ तो C1 माइनस C2 इज 0। अब क्योंकि x है वो मेरा लेस देन 0 है, तो कभी भी 0 आइडेंटिकली 0 तो ये नहीं होगा। इसका मतलब C1 को C2 के इक्वल होना पड़ेगा, या मैं बोलूं C1 माइनस C2 0 होना पड़ेगा। यही चीज अगर आप इसका दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन उठा लो, जैसे मान लो आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए काम किया, तो वो आपके पास क्या आएगा? C1x स्क्वायर क्यूब प्लस में C2। अब की बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये आपका सॉरी यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका x आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास C1 प्लस में C2 इक्वल टू 0, ये आपको दूसरी मिल गई। इन दोनों को सोल्व करने पे आपको कांस्टेंट क्या मिल जाएंगे? दोनों के दोनों 0। एक तो आप ये कर सकते हो, नहीं दूसरा आप इनका ग्राफ बना के देख सकते हो। भैया मुझे पता है कि मेरा जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, और यहीं पे अगर मैं एक्स स्क्वायर मॉडुलस एक्स कर दूं तो इसका ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये आपका, मैं इसको दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ, ये आपका कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। ये तो यहाँ से तो कोइंसिडेंट करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आप सोचो कि इसको मैं इसके साथ मिला दूं, तो अगर जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपका ग्राफ जो बनेगा ना, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको इसके चक्कर में मिलाने के चक्कर में ये आपका ऐसा बन जाएगा। मतलब ये हर हालत में, अगर आप देखो कि इसके, अगर आप सिर्फ 0 से इन्फिनिटी पे बात करते हो तो ये लीनियर डिपेंडेंट आता है, अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 की बात करते हो तो भी लीनियर डिपेंडेंट आता है, लेकिन अगर पूरे आर पे आपने बात करी तो वो लीनियर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इनका ग्राफ ही बहुत अलग है, ठीक है। तो ये आपके पास, आप इसको ग्राफिकल वे से भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, रोन्सकियन से भी देखा जा सकता है, लेकिन रोन्सकियन से आप ये डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे कि ये आपका ऐसे है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका पूरे आर पे क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसने जो बोला ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब S3 स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? गलत है। तो S2 सिर्फ आपकी करेक्ट है। अब इसमें से ऑप्शंस आप देखो, S1 आपका ट्रू गलत, S1 आपका ट्रू है गलत, अच्छा S1 आपका फॉल्स है और S3 भी फॉल्स है, बिल्कुल सही है। S2 ट्रू है, S2 ट्रू है, S2 ट्रू है बिल्कुल, और S3 फॉल्स है बिल्कुल, और S3 ट्रू है गलत भैया। तो ये आपका इसका सेकंड एंड थर्ड आपके पास क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम, बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको देखिएगा।
ये भी बहुत आसान है, आपको जस्ट नॉर्मल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। कहता है y1 आपके पास है, y1x और y2x दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं इसके, और आपसे कहता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट भैया ट्रू है, क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आपसे ये कहता है कि e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर y1 एंड e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर y2 पीरियोडिक होंगे क्या। दूसरा आपको कहता है y1 और y2 बाउंडेड होंगे क्या। तीसरा कहता है y1 और y2 अनबाउंडेड होंगे क्या। फोर्थ कहता है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर y1 पीरियोडिक नहीं होगा लेकिन ये पीरियोडिक होगा। अब मेरे को यहां से अगर मैं इसको देखूं, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया हुआ था कि जब भी आप नॉर्मल फॉर्म लगाने की सोचते हो, अब यहाँ पे आइडिया कैसे लगेगा कि नॉर्मल फॉर्म बनाना है। मुझे ना ये e की पावर एक्स स्क्वायर जैसे ही मैंने ऑप्शन में देखा, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो भी e की पावर एक्स के अंदर कुछ रखती है, मतलब आइडिया वहां से थोड़ा बहुत मैंने जिस इस क्वेश्चन को जैसे ही देखा, मुझे ना वहां से सीधा नॉर्मल फॉर्म का आइडिया लगा इनको देखकर। तो यहाँ पे आपको भी वो सीधा मतलब माइंड में आना चाहिए। तो ये नॉर्मल फॉर्म हम लगा तो देंगे, लेकिन बात आती है कि मतलब पूरा सॉल्यूशन तो पहले नहीं देखेंगे ना कि भाई नॉर्मल फॉर्म इस पे लग पाएगी नहीं लग पाएगी, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में जब भी आप चीजें करते हो, आपको पता है कि आपकी इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस में पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस में क्यू एक्स इंटू में y इक्वल टू में 0, जब भी आप इस टाइप की इक्वेशन करते हो, इसको आप अगर नॉर्मल फॉर्म में अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको इस टाइप से करते हो, है ना। अगर यहाँ पे r है तो यहाँ पे ऐसा जाता है। अब यहाँ पे i जो होता है ना, उसके लिए जो आपका i होता है वो शुड भी या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर आपके पास वो फंक्शन होना चाहिए 1/x का टाइप का, तब आपके पास जाके ये सक्सेसफुल रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपको आई कांस्टेंट मिल जाए या इसका फंक्शन मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो सबसे पहले हम आई ही निकालते हैं। अब बात आती है ये आई होता क्या है ना। तो ये आई आपके पास क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसमें चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई होता है ये आपके पास होता है पी स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में पी डैश अपॉन में 2 माइनस में क्यू, ठीक है। ये आपके पास आई होता है। अब यहाँ पे ये आई तो है, लेकिन अब पहले मैं ना इसको पूरा करने के बजाय मैं सिर्फ आई को सोल्व करके देखती हूँ कि क्या मेरे पास ये कांस्टेंट आ रहा है या क्या मेरे पास ये 1/x का फंक्शन आ रहा है। अगर ऐसा है तो मैं सीधा उस पर नॉर्मल फॉर्म लगा सकती हूँ। पहले मैंने आई निकाल के देखा। अब बात आती है कि आई में पी है क्या एक्चुअल में। जब मैंने पी के लिए चेक किया तो मुझे मिला माइनस का 4x है, मैंने यहाँ पे रखा तो माइनस का 4x यानी माइनस का 16x² प्लस का, और यहाँ पे अपॉन में 4। भाई आपका जो p था वो आपका -4x था, जो आपका q था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4x² -1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आया, p आपके पास आ गया, q आपके पास आ गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो p²/4 माइनस में p डैश यानी डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा -4 प्लस का 4/2 हो जाएगा। माइनस में q क्या है 4x² एंड प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिला 4x², 4x² से 4x² कैंसिल, 4/2 यानी 2 प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आएगा 3, और ये p के इक्वल नहीं चल रहा, i के इक्वल चल रहा है भाई, ठीक है। तो आपके पास i क्या निकल कर आया 3। i जब आपके पास 3 आ गया है इसका मतलब हाँ ये कांस्टेंट आ गया तो मेरा काम बन सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसके लिए यहाँ पे इक्वेशन बना दी, लेकिन बात आती है एक्चुअली में ये v क्या होता है ना। तो आप क्या करते हो जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म में कोई चीज करनी होती है, आप y इक्वल टू vz पुट करते हो, वेयर v तो आपका यही है, लेकिन z क्या होता है, z एक्चुअल में होता है e की पावर -p/2 dx, ये आपका z होता है। अब यहाँ पे देखिए p आपके पास क्या था, p आपने रखा -4x/2 dx, तो ये आपके पास क्या है e की पावर प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 2x हो गया इंटीग्रेशन, ये आपका e की पावर x² हो जाएगा। यानी आपको जो z मिला है वो e की पावर x² मिला है। अभी मुझे अगर ये v भी पता चल जाए तो मैं यहाँ पे z के साथ v को मल्टीप्लीकेशन करवा के y निकाल सकती हूँ, यही होगा ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको v डैश प्लस में जो आपने i निकाला था वो आपका कितना आया था 3 आया था, यहाँ पे रख दीजिए, इज इक्वल टू में अभी हमारा s जो होता है वो आपका r बाय में v होता है, ठीक है, सॉरी r बाय में z होता है। अभी यहाँ पे मेरा नहीं है, मतलब मुझे
जो r है वो तो मेरा 0 है, r बोले तो राइट हैंड साइड, वो आपकी 0 है, 0 है तो इसका मतलब ये आपकी 0 हो जाएगी। तो आपको ये इक्वेशन तो सोल्व करना आसान है ना भैया, है ना। यहाँ से जो आपके पास रूट्स निकलेंगे वो आपके पास प्लस माइनस √3 आयोटा निकल जाएंगे, है ना। तो इससे जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा v का, वो आएगा cos ऑफ √3x प्लस में c2 साइन ऑफ √3x। ये आपके पास आया, है ना, v आपके पास ये आ गया। v ये आने के बाद आपने z से मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन। ये आपका टोटल सॉल्यूशन आया। बस अब आपसे जो पूछा गया है वो आपका काम चलेगा बाय ऑप्शन। कहता है e की पावर -x² से जब आप y1 और y2 को मल्टीप्लाई करवाओगे, बात है y1 एक्चुअल में है क्या, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि मेरी इक्वेशन लीनियर थी इसलिए इसके पास सॉल्यूशंस भी लीनियर इंडिपेंडेंट आ रहे हैं दो। कौन कौन से, y1 आपके पास ये आ रहा है, y2 आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, अभी मेरे को बात आती है कि भैया ठीक है y1 और y2 तो मेरे पास आ गए हैं, है ना, लेकिन इसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि जब आप e की पावर -x² से y1 को मल्टीप्लाई करवाते हो, तो जैसे ही आपने -x² से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपका 1 दे देगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ √3x बचेगा। y2 को भी आप जब e की पावर -x² से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको ये बचेगा। दोनों के दोनों पीरियोडिक हैं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। y1 और y2 आपको कहता है कि बाउंडेड होगा क्या, अरे भैया नहीं, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इसको इन्फिनिटी ले जाएगा दोनों को, इसका मतलब बाउंडेड तो नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन गलत। y1 और y2 अनबाउंडेड है क्या, बिल्कुल अनबाउंडेड है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। कहता है e की पावर -x² y1 तो पीरियोडिक नहीं है, लेकिन e की पावर -x² y2 पीरियोडिक है, गलत। e की पावर -x² भी पीरियोडिक है और e की पावर -x² इंटू y2 भी पीरियोडिक है, दोनों के दोनों पीरियोडिक है, तो ये आपके पास गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना था, ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स लगानी थी, मतलब जो पढ़ा हुआ है उसी में से ही सब कुछ था। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था आपको। क्या कहता है, कहता है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट yn बी द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा n। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको ये दो कंडीशंस गिवन है, वेयर इसने बताया भी है कि e भैया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, तो आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आपसे आइगन फंक्शन पूछ रहा है, आपसे आइगन वैल्यू, कुछ नहीं करना, सीधा इसको सोल्व करो। किसी को अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो वो कर सकता है, किसी को अगर सोल्व करना है सोल्व कर सकता है। ठीक है, कैसे करोगे, x y डैश प्लस में लैम्डा y इक्वल टू में 0, ये आपको गिवन है ना। मैं इसको ओपन कर दूं तो x y डैश, यहाँ पे आपका y डबल डैश हो जाएगा, प्लस में y डैश x का 1 हो जाएगा, प्लस में लैम्डा y इक्वल टू, ये आपके पास ऐसे ओपन हो जाएगा, है ना। अब ये कैसी इक्वेशन बन गई भैया, ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको आप ऐसे लिख पाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो ये डी आपका कैंसिल होकर ये दे देगा। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशंस आ जाती है लैम्डा के ऊपर, लैम्डा में भी ग्रेटर देन 0, लैम्डा में भी लेस देन 0, लैम्डा में भी इक्वल टू 0। मैं सबसे पहले बात करती हूँ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मुझे यहाँ से चांसेस मिलते हैं, जब मेरा, मुझे पता है लैम्डा जब मेरा 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पे मेरा साइन और कोस की फॉर्म में आएगा, और साइन और कोस की फॉर्म में आने से मुझे वहां पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी मिलेगी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लैम्डा को 0 से बड़ा ही पुट कर लिया। जैसे ही मैंने लैम्डा को 0 से बड़ा पुट किया तो ये मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिलता है, मान लीजिए मैंने लैम्डा को पुट कर लिया p², तो d² प्लस में p² इक्वल टू में 0, यानी d आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस p आयोटा, है ना। तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए बात करेंगे तो ये आपके पास ऐसा नहीं आएगा क्या, है ना, ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलो या फिर इसका टोटल सॉल्यूशन बोल दो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजीनियस है, तो इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगी कि ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ये क्या चल रहा था, y चल रहा था, है ना। अब बात देखिए, आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, y डैश एट 1 पे भी 0 और y एट e पे भी 0। अभी मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे आपका ये x के फॉर्म में तो नहीं आएगा। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जैसे आपका यहाँ पे कोची इक्वेशन थी, तो यहाँ पे आपको x को e की पावर z पुट करना है, मतलब जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो z की फॉर्म में आएगा, तो y आपके पास c1 cos ऑफ z आएगा, सॉरी pz, एंड c2 साइन ऑफ pz आएगा, ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपका y आया है। अभी मुझे इसको x की फॉर्म में लाना है, क्योंकि मेरी कंडीशन इन फॉर्म ऑफ x थी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z को
जो आपका था वो यहां से निकालोगे तो log x आएगा, प्लस में C2 साइन ऑफ P log x। अब आपके पास जो कंडीशंस है वो रखेंगे, y डैश एट 1 पे 0 और y एट e पे 0। तो सबसे पहले मैं y एट e पे 0 पुट कर देती हूँ। अब मुझे इसने बता दिया कि भैया मेरा नेचुरल लॉग है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 लगाया, e पुट किया। e पुट करोगे, मुझे पता है नेचुरल लॉग है तो e के ऊपर वो 1 वैल्यू देगा, है ना, यही बात है ना, ठीक है। प्लस में यहाँ पे C2 साइन ऑफ P ऐसे आएगा, ठीक है। एक तो एक आपके पास ये कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन आप y डैश एट 1 करोगे तो आपके पास 0 है। मैं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ। तो y डैश x आपके पास कितना आएगा, C1 cos के आ जाएगा साइन P ऑफ log x, ठीक है। और यहाँ पे log x का आ जाएगा 1/x और यहाँ पे आपका माइनस का आएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे P भी आएगा साथ में, ऐसा ही आएगा ना। प्लस में यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो C2 cos ऑफ P log x और यहाँ पे आपका आ जाएगा P अपॉन में x। अब यहाँ पे आपको कहता है y डैश एट 1 पे 0 है, तो यहाँ पे आपका 1 पे जब 0 निकालोगे 1 पे तो P, यहाँ पे आपका x को आपने 1 पुट किया, ठीक है। C1 x को जैसे आप 1 पुट करोगे लोग आपके पास 0 होता है, तो ये आपका पूरा का पूरा 0 बन गया है, ठीक है। प्लस में आपके पास बनेगा P बाई x, x की जगह आपने 1 पुट किया है, C2 cos ऑफ P log x आपके पास 0 होगा तो ये आपका बन जाएगा 1, ठीक है। ये तो यहाँ से आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है C2 की वैल्यू 0। ये C2 की वैल्यू जो 0 मिली है उसको उठा के यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इक्वल टू C1 cos P log x, है ना। ये ही आपके पास वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि यहां से अगर मैं इसको देखूं कि मतलब अभी मेरे पास, ठीक है, मेरे पास C2 तो मेरे हाथ में आ गया, लेकिन C1 क्या आएगा, तो यहां से आपके पास बचेगा क्या, C1 cos ऑफ P 0 के इक्वल बचेगा, यानी cos P आपका 0, P की वैल्यू भी तो मुझे पता हो, P की वैल्यू भी तो मुझे पता हो, तो cos ऑफ P आपका 0 है, P आपके पास 2n प्लस में 1 या 2n माइनस 1 ले लो भाई, ठीक है, पाई बाय 2 यही आएगी, है ना। ये आपके पास आई है P की वैल्यू, ठीक है। अभी आपका जो P था वो एक्चुअल में था क्या, अगर हम ऊपर जाएं तो P एक्चुअल में था क्या, P आपका था P स्क्वायर था लैम्डा के इक्वल, तो यानी जो आपका लैम्डा आएगा वो आपका ये आ जाएगा 2n माइनस में 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय में 4, यानी जो आपकी लैम्डा एन आई है वो तो आपकी ये आ गई है। और ये जो आपकी P की वैल्यू आई है इसको अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आप y आपको क्या मिल जाएगा, Cn cos ऑफ P की जगह आपने ये रख दिया और आपका है log x, ये आपके पास आएगा। अभी हम अगर अपने ऑप्शन से मैच करें तो आपके पास देखो लैम्डा आपको क्या गिवन है, लैम्डा एन आपके पास आई थी 2n माइनस 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी हम बात करें इसकी, अगर हम किसकी बात करें, आइगन फंक्शन की, तो कोस के अंदर 2n माइनस 1 पाई बाय 2 log x है, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 log x है, तो यहाँ पे आपका log x मिसिंग है तो ये आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, सब कुछ पड़ा हुआ है वहीं से आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो और भी आसान, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, गेट का क्वेश्चन आया था एक ऐसा ही सेम, ठीक है, और वो मैंने क्लास में करवाया भी था, पिछले जो मेरे मतलब स्टूडेंट रहे हैं उनको देखिएगा। कहते हैं वाई एक्स आपके पास एक्स ए की पावर एक्स एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अल्फा और बीटा आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या कहता है, आपको कहता है कि भैया आपका P इक्वल टू पी एक्स इसका एक सॉल्यूशन है। अब आप ध्यान से अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हो तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये वाली जो है, इनके दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। यहाँ पे बस आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस बना के दे दी, यहाँ पे बस नॉन होमोजीनियस, बस इतना ही फर्क है। अब आपसे यहाँ पे इसने कंडीशन लगा के ना पूछ रहा है कि भैया अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, पी एट ई के ऊपर वैल्यू बता दो। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ से आप जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो आपको पता है यहाँ से एक थोड़ा सा आइडिया लेना, ये आपके पास सबसे पहले तो लीनियर है क्योंकि अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पक्का इसके पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, पक्का, है ना।
अभी यहाँ पे देखो x e की पावर x आपके पास एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पक्का आपके पास एक सॉल्यूशन रिपीट कर रहा है, या मैं बोलूं उसका जो रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का वो रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है तभी जाकर ये सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल टाइप का हो सकता है, अगर यही आपका दोबारा से इसका रूट रिपीट करे यानी वन रूट रिपीट करे तो आपके पास ये ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपका रिपीट कर रहा है। अब रिपीट क्या कर रहा है वो हमें पता लगाना है। e की पावर x से पता लग रहा है कि e की पावर x यानी आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है वो 1 हो रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स 1 हैं। या तो आप ये आइडिया लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, आप अपने ये जो सॉल्यूशन है इसको यहाँ पे पुट करो, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे पुट करो, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे रखो, फिर y को एज इट इज रख के यहाँ से आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, x e की पावर x को कॉमन आउट लेकर। अभी बात आती है कि अगर हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके कि किस तरीके से किया जाए, तो मैंने आपको जो पहला मेथड बताया कि आपको यहाँ पे x तो पक्का जब ही लगता है जब आपका रिपीट करता है रूट। अब रिपीट रूट कौन सा कर रहा है, जो e की पावर में आपको कोफिशिएंट दिख रहा है x का, इसका मतलब इसके दोनों के दोनों रूट्स 1 है। अगर दोनों के दोनों रूट्स 1 है किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन के, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बनेगी, इसका रूट 1 है, इसका रूट 1 है। अगर इसका रूट 1 है इसका मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस में अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस में बीटा आपके पास -1 आ गई। ऑप्शन में जाओ, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आसान। अब देखो आपके पास ये तो हमें पता चल गया है, इसका मतलब आपके पास पक्का आपको ये तो पता चल गया है कि जब आपकी इक्वेशन इस टाइप की है, रूट 2 बार रिपीट कर रहा था 1 और 1, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का ये होगा, दूसरा इसने गिवन ही है, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये आपका आप क्या कर सकते हो, आप अगर मैं यूट्यूब है, आप आवाज बोल रही हूँ, स्पीड थोड़ी सी कम कर लीजिएगा जी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इसका इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके हाथ में है, बस इसका आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। अब बात आती है ये अल्फा और बीटा किस तरीके से लोगे। अरे भैया 1 आपका रिपीट कर रहा था तो पक्का इसको आप ऐसे लिख पाओगे, है ना। तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूं तो क्या गलत है, मुझे पता है ना कि 1 मेरे पास रिपीट कर रहा है, तो 1 रिपीट करने का मतलब तो यही है कि इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो आपके पास यही बनेगी, तो इसकी भी तो यही बन जाएगी। यानी अगर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने जाओगे तो आपके पास ऐसा आएगा, ये आपके पास e की पावर x अपोन में x है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन आता है कि आपको ऐसा लगे कि भैया इसमें तो हमारे जो केसेस होते हैं वो नहीं लग पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप जनरल फॉर्मूला यूज करते हो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला आपके पास ये होता है ना। पहले आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, अब क्या होगा, 1 अपॉन में d-1 तो एज इट इज, ये आपका इंटीग्रेशन जब भी आपको ये ऐसा दिखता है, मतलब 1 अपॉन में d माइनस अल्फा, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो आप यहाँ पे ऐसा करते हो e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर माइनस अल्फा एक्स, एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है, यही आपको यहाँ पे लगाना है। तो 1 अपॉन में d-1 एफ एक्स आपके पास है e की पावर एक्स माइनस, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने e की पावर, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है वो आपका अंदर जाता है, तो यानी आपका -x अंदर जाएगा, e की पावर x और अपॉन में x एज इट इज है, और e की पावर x वाला हिस्सा बाहर रहेगा, तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन में d-1, ये आपका कैंसिल आउट होके e की पावर x ये आपको दे देगा log x। अब दोबारा से आपके पास ये अब फंक्शन बन चुका है x का, आप दोबारा से यही चीज लगा दो, क्या e की पावर x, e की पावर -x, log x, e की पावर x ऑलरेडी था dx, तो ये आपका फिर कैंसिल होके आपको e की पावर x मिल गया। इसको आप ऐसे लिख पाओगे, अब log x का इंटीग्रेशन ही तो करना है, क्या होता है, अरे भैया इसको आप मान लो इसको आप मान लो v, इसको आप मान लो u, तो u तो एज इट इज रखो, v का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस में u का डिफरेंशिएशन, और जो आपने इंटीग्रेशन किया था वो अलग, तो e की पावर x, x log x, यहाँ पे आपका आ जाएगा x, तो ये आपको मिला x e की पावर x log x माइनस x e की पावर x, ये आपके पास निकल गया क्या, ये आपका निकल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलने के बाद आपने क्या करना है, टोटल सॉल्यूशन निकालोगे, क्या निकलेगा, px निकलेगा, px क्या निकलेगा, c1x
सॉरी C1 e की पावर x, C2x e की पावर x प्लस में x e की पावर x log x माइनस में x e की पावर x, ये आपके पास px आ जाएगा। बस अब आपको कंडीशन रखनी है। कंडीशन क्या बोलता है? अरे भैया कंडीशन है क्या, कहाँ गया, ऊपर चले। कंडीशन आपके पास है p एट 1 पे भी और p डैश एट 1 पे भी, दोनों में e है। तो p डैश x निकाल लूं मैं पहले इसका। तो यहाँ पे देखो p डैश x क्या निकलेगा, e की पावर x का e की पावर x। इसका करोगे C2x e की पावर x प्लस में C2 e की पावर x। इसका करोगे x e की पावर x। और यहाँ पे आपका, चलो इसको मैं एक चीज और बता देती हूँ। जैसे आप कंडीशन अपनी देख रहे हो, तो आपको कंडीशन एक्चुअली में क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है P1 पे E और P डैश 1 पे E, है ना। तो आपको पता है ये चीज कि जैसे ही आप अपने यहाँ पे log x वाली टर्म में 1 पुट करोगे x की जगह, तो ये आपकी टर्म 0 हो जाएगी। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रही, ठीक है। मतलब log x जिसमें आएगा मैं उसका डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रही। तो उस केस में आप log x को हटाओगे, वो वाला डिफरेंशिएशन कर लो सिर्फ। मतलब इसका पूरे का डिफरेंशिएशन क्यों करना है? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऐसा, है ना। फिर दोनों में आप देखो, आप एक बार x को एज इट इज रखोगे, e की पावर x को log x का हो गया। फिर एक बार आप x को एज इट इज रखोगे, log x को एज इट इज रखोगे, e की पावर x का करोगे। फिर एक बार आप e की पावर x को एज इट इज रखोगे, log को एज इट इज रखोगे और x का करोगे। तो दोनों ही केस में जो इसके अलावा जो बचते हैं उनमें log आएगा, वो मैं नहीं लिख रही। माइनस में यहाँ पे आपका x e की पावर x और माइनस में ये आपका e की, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये कंडीशन देख ली, मेरी कंडीशन में मैंने 1 पुट करने में क्यों अपना एक्स्ट्रा टाइम खराब करूं, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, P1 पे E है, यहाँ पे रख दीजिए। 1 पे रखा आपने C1 E की पावर 1, ठीक है। आप यहाँ पे x को 1 रख रहे हो, C2 E, यहाँ पे आप x को 1 रख रहे हो, फिर वापस से 1 रखा 0, यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 E की पावर 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आया है P एट 1 के ऊपर हमने वैल्यू निकाली, तो C1 प्लस में C2 आपको मिल जाएगा 2 के इक्वल। यही चीज आपको कंडीशन गिवन थी P डैश एट 1 पे E के इक्वल, है ना। तो यहाँ से आप देखो E रखोगे, इसको यहाँ पे आप रखो C1 E की पावर, आपने x के जगह 1 रखना है, तो x की 1, C2 E x की 1 E की पावर 1, यहाँ पे आपका आएगा C2 E की पावर 1। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब आप कैंसिल करोगे तो E की पावर 1, है ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस ई की पावर 1, और ये आपका एक माइनस ई की पावर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट, ये आपके पास आया, है ना। आपने क्या करना है देखिएगा, आपके पास यहाँ पे आया ई, यहाँ पे आपके पास ये इससे कैंसिल कर दूं, है ना। इसको मैं उस साइड लेकर जाऊंगी तो 2 ही हो जाएगा। C1 प्लस में इसको मैंने 2 C2 कर दिया, दोनों साइड से ई कॉमन ले लिया, तो आपको मिला C1 प्लस में 2 C2 इक्वल टू में 2 के इक्वल। ये आपके पास आ गए, ये एक इक्वेशन आई है, ये एक इक्वेशन आई है। जब आप इनको सोल्व कर लोगे ना, मतलब जब मान लो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो आपको C1 की वैल्यू तो 2 मिल जाएगी, ठीक है। और यही चीज अगर आप C1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, तो उस केस में आपको C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप रख दो अपना C2 की वैल्यू 0 और C1 की वैल्यू 2। तो आपको जो Px मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा Px इक्वल टू में C1 की वैल्यू 2, तो 2e की पावर x, यहाँ पे आपका C2 की वैल्यू 0 है, प्लस में x आपका e की पावर x log x है, और यहाँ पे आपका माइनस x e की पावर x है, ठीक है। अभी हमने P एट E के ऊपर वैल्यू आपसे पूछी गई है ऑप्शन में, तो आप यहाँ पे e की पावर e रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे, यहाँ पे आप रखोगे e, मतलब x को आपने e रखना है, तो e इंटू में e की पावर e और log e आपका 1 होएगा, तो यहाँ पे भी e इंटू में e की पावर e, तो ये आपका कैंसिल होके आपको 2e की पावर e दे देगा। तो ये आपका P एट E, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आई है वो आपका सी ऑप्शन आया है, डी ऑप्शन। ये आपके पास सिर्फ ओडी के 4 क्वेश्चंस थे जी, ठीक है। मतलब ये मैं देखूं अगर ये चारों के चारों पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं, और आप समझ रहे हो चारों के चारों क्वेश्चंस पार्ट सी के होना मतलब 4.75 मार्क्स इंटू में 4, ठीक है। मतलब 17-18 मार्क्स आपके आ गए हैं। तो ये मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे और सब कुछ किया हुआ था, और दिसंबर के कंपैरिजन में आसान पेपर नहीं बोलूंगी पूरा, आसान ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आसान था। ये आपका सब कुछ था जी, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे मेरा कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स, अब तो आंसर की भी आ गई है, तो जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमें प्रिपरेशन की और नीड है, तो बिल्कुल आप आ सकते हो जी, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, रियल के 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं,
ओडी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ एक टॉपिक आपका रहता है बीवीटी। ठीक है, आप अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप एनरोल करना चाहते हो, प्रिपरेशन अच्छी करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे जाना हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब मेरे पास आना, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। बाकी प्रिपरेशन अगर ऐसा लगता है शुरू करनी चाहिए, अब शुरू कर दीजिए जी, आंसर की आ गई, अब रिजल्ट का वेट ना करें ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका है, इसमें 10 सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। अभी हमारा रियल साथ में ओडी चल रहा है। ठीक है, एंड ये आपको ओनली 4999 का पूरा पूरा कोर्स है, पूरे 10 सब्जेक्ट्स में बोलूंगी, प्योर प्लस में अप्लाइड। ठीक है, आपको इतना मिलेगा। अगर आप सिर्फ अप्लाइड पढ़ना चाहते हो तो आपको इतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप, ये नेट का कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आपके पास अगर कोई गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो गेट का भी कर सकता है जी। ठीक है, गेट का भी आपका 2599 में ये 5 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, कैलकुलस, ओडीई, पीडीई, न्यूमेरिकल एंड ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में आपका एलपीपी आ गया, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हो गई, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, सिंप्लेक्स मेथड हो गया, ये सब आपके आते हैं एक्स्ट्रा, जो नेट के अलावा आता है। साथ में आपका एक कैलकुलस सब्जेक्ट है, साथ में ओडी के अंदर जैसे आपका लीजेंडर एंड बेजल्स इक्वेशन हो गया, वो आपका आता है। तो ये आपका गेट का कोर्स भी अभी चल रहा है, साथ में ही हमें चला रही हूँ। तो अगर आपको ये लेना है, किसी को गेट की प्रिपरेशन करनी है गेट में आ सकता है, किसी को नेट की करनी है नेट में आ सकता है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप आइए। ठीक है, तो ये सब है जी। ठीक है, तो बाकी अफोर्डेबल प्राइस में है सब कुछ। बाकी जो स्टूडेंट मेरे ऑलरेडी हैं, मतलब जिन्होंने श्री मैथ्स विजन से या तो नेट का, सीएसआई नेट का, चाहे अप्लाइड कोर्स हो चाहे आपने फुल कोर्स अगर लिया हो, तो उसको सिर्फ 999 पे करना है, गेट की प्रिपरेशन भी आपकी उसी में ही हो जाएगी। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें सिंगल सब्जेक्ट के लिए काम करना है, 599 पे कीजिए, आप आ सकते हो। ये इन पांचों में से आप सिंगल सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इन पांचों में से कोई भी सिंगल सब्जेक्ट है, आपको कोई भी सिंगल वॉल्यूम है, या आपको 2 पढ़ने हैं या 3 पढ़ने हैं या 4 पढ़ने हैं, और पांचों पढ़ने तो पांचों तो के लिए तो ये है ही। अगर आप 4 भी पढ़ना चाहते हो तो आप ये पे करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास था जी। हाँ, ठीक है, तो ये आपके ओडी के क्वेश्चन थे। बाकी कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीडी के, देन फिर हम धीरे-धीरे प्योर के सब्जेक्ट्स में भी आएँगे। ठीक है, एक साथ मेरे लिए डिस्कस करना मुश्किल है, मैं एक साथ इतने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो सबसे मतलब लगा कि आपको बताना चाहिए कि ओडी अब की बार कितना आसान है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज मैंने थोड़ा-सा स्पीड में पढ़ाया है, ठीक है, तो मतलब इसको थोड़ा-सा आप मतलब स्पीड को घटा लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब के पास तो अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।